हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। आज हम लोग 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी क्विज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी एमजेटी ऐप पर, तो आप जाकर के उसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा राज्य गाय के दूध उत्पादन में नंबर 1 बनने वाला है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश गाय के दूध उत्पादन में नंबर 1 बनने वाला है। आज के टाइम पर गाय के दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है राजस्थान के बाद, और आने वाले दिनों में टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश की गाय के दूध उत्पादन में ये शीर्ष स्थान पर आ जाए। दूध उत्पादन में राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये ऊपर नीचे हुआ करते हैं, टॉप पर और सेकंड पोजीशन पर हुआ करते हैं। कभी उत्तर प्रदेश टॉप पर रहता है, कभी राजस्थान। ओवरऑल दूध में उत्तर प्रदेश मैक्सिमम टाइम पर टॉप पर रहता है। ठीक है। अगला, टाइम मैगजीन ने किसको 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। डोनाल्ड ट्रंप आप सबको पता है अभी 47वें प्रेसिडेंट बनकर के आए हुए हैं। अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले 45th प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं। तो ये टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। ये दूसरी बार बने हैं। इससे पहले 2016 में ये बने थे, जब 45वें प्रेसिडेंट बने थे तब भी ये टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे, और अब 47वें बने हैं तब भी ये टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए। इनसे पहले पिछले दिनों में जैसे 2023 की टेलर स्विफ्ट बनी थी, 2022 में व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था टाइम मैगजीन का। अगला, दिसंबर 2024 में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों देहरादून में किया गया। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो ये 12 से 15 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक अप्रोच। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में यस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक अब होंगे मनीष जैन। इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे। ये 11 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2027 तक यानी 3 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए होंगे। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2034 में फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों ये सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। ये आर्टिकल देखिए, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि वो अब फीफा वर्ल्ड कप 2034 आयोजित करेगा। ठीक है ना। इससे पहले पहले कहाँ कहाँ होंगे? तो देखो, इससे पहले 2030 वाला होगा, वो स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को और जैसे टोटल 6 देशों में होगा यूरोप के। इसके बाद इससे भी पहले अगर आ जाए तो 2026 आता है, क्योंकि 4-4 साल के अंतराल पर होता है। 2026 में कहाँ कहाँ होगा? तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। ठीक है, ये 3 बड़े देश मिलकर के आयोजन करेंगे। 2022 इससे पहले होता है, तो 2022 वाला हो चुका है, कतर में आयोजित हुआ था, अर्जेंटीना जीत के गया। 2018 कहाँ हुआ था? मॉस्को में हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है ना। अगला, 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों एलन मस्क। एलन मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स के मालिक हैं। तो इसके सीईओ का नेटवर्थ टोटल 500 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। धरती पर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इतना नेटवर्थ है। अच्छा, एक चीज़ और, इन्हें अभी सरकारी दक्षता विभाग भी मिला है। वहाँ पर अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई है तो उसमें इनको डोजे डिपार्टमेंट दिया गया है। डोजे मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। ये देखेंगे गवर्नमेंट कितनी इफिशियंट है, कितनी इफिशियंट तरीके से काम कर रही है, जो फालतू के खर्चे हैं उसको ये हटाएंगे। तो ये एक विभाग भी पा गए, एक डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट इनके लिए बनाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगला, पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज में 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने दोस्तों 5,500 करोड़ की लागत का 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है प्रयागराज में। किस लिए? कुंभ मेले के लिए। अभी कुंभ मेला दोस्तों शुरू होने वाला है। ये 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार होता है, ये बात ध्यान रखना। ये 12 वर्षों में एक बार होता है महाकुंभ। 6-6 वर्षों के अंतराल पर अर्ध कुंभ हुआ करता है। ठीक है ना, अर्ध कुंभ हुआ करता है। तो इस बार महाकुंभ है। तो महाकुंभ जो है ये अच्छे तरीके से आयोजित हो सके इसलिए 5,500 करोड़ की लागत से 167 परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और
एकता का महायज्ञ महाकुंभ जिससे अच्छे तरीके से हो जाए। इसमें सहायक नाम का AI चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है। अगला, भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों ने मिलकर कहां पर त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट किया? तो डेजर्ट नाइट किया गया दोस्तों अरब सागर में। ये हवाई युद्ध अभ्यास था, इन तीनों देशों के बीच हुआ, फ्रांस, इंडिया और UAE के बीच में। और इसमें राफेल का बड़ी अहम भूमिका रहा, क्योंकि फ्रांस ने राफेल दोनों को बेचा है, UAE को भी और इंडिया को भी बेचा हुआ है। वैसे भारत फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति, वरुण, गरुड़, फ्रिंजेक्स ये सब होते हैं, और भारत UAE के बीच में सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट ईगल ये सब होते हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये राज्य है त्रिपुरा। इसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त किया है ग्रुप 4 स्टेट की कैटेगरी में। तो राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में भी इसने ग्रुप बी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता हुआ है। ये सब पुरस्कार विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिए गए ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा। अगला, भारत का पहला मधुमेह बैंक यानी डायबिटीज बैंक कहाँ खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला मधुमेह बैंक चेन्नई में खोला गया है और चेन्नई में स्थापित हुआ है। डायबिटीज पर ये रिसर्च करेगा। भारत में ICMR जो है और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन जो है, इन दोनों ने मिल करके इसे स्थापित किया है। तो ये डायबिटीज के पैटर्न को स्टडी करेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो इंडिया में ही है। अगला, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। इन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी का US में निधन हो गया। इन्हें दोस्तों तीनों पद्मश्री सम्मान यानी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सबसे सम्मानित किया गया था। तो इनका निधन हो गया है। तबला वादक थे ये, इनका संबंध तबला से था। ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं इनका निधन हुआ, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो आप बताएंगे तबला से, ठीक है ना। और ये एक इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस डिसीज से पीड़ित थे। हो सकता है ये पूछा जाए, ध्यान रखना। उस्ताद अल्लाह रखा खान के पुत्र थे। शक्ति नाम के बैंड के संस्थापक थे। पद्म विभूषण इनको 2023 में मिला था, पद्म भूषण 2002 में और पद्मश्री से 1988 में सम्मानित किए गए थे। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी 1990 में मिला था। अगला, दिसंबर 2024 को लोकसभा में कितने मतों से वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया? तो लोकसभा में दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के वोटिंग हुई और उसमें 269 लोगों ने पक्ष में सपोर्ट में बिल के वोट किया, 198 लोगों ने विपक्ष में यानी इसके विरोध में वोट किया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में सक्सेसफुली पेश हो गया है। ये एक बिल क्या है पूरा डिटेल से मैंने आपको ये वीडियो बना करके दी हुई है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और इसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि रामनाथ कोविंद रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट के बाद क्या सजेशंस आए हैं, क्या क्या सर्वे किए गए हैं, सब डिटेल में बताया गया है। फिलहाल एक देश एक चुनाव विधेयक जो है ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक है और जब ये संशोधन विधेयक अभी जब एक्ट बन जाएगा तब भारत में एक देश एक चुनाव लागू हो जाएगा और ये अगला वाला चुनाव जो होगा वो एक साथ कराने के लिए है, यानी 2029 का चुनाव एक साथ हो पूरे देश में। 3 चरणों का जो चुनाव होता है वो 2 चरणों में होकर के एक ही साथ एक ही चुनावी वर्ष में हो जाए, मतलब सभी राज्यों का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव ये एक साथ हो जाए, फिर 100 दिन का गैप लेकर फेज 2 में बाकी जो निचली होती है पंचायतें या नगर निगम के चुनाव ये सब हो जाएं, इसी के लिए ये है। अगला है, किस देश ने महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है भारत ने। भारत ने पिछले वर्ष भी जीता था और इस वर्ष भी जीत लिया है, यानी 2023 का भी और 2024 का भी, लगातार दोनों वर्ष जीत लिया है। महिला जूनियर एशिया कप कहाँ आयोजित किया गया हॉकी का? तो ये मस्कट में ओमान में आयोजित किया गया था 7 से 15 दिसंबर के बीच। चीन को हराकर भारत ने जीता है खिताब। अच्छा, यहीं पर जस्ट इससे पहले पुरुष जूनियर हॉकी टीम का ये मैच हुआ और पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जो हुआ उसको भी भारत ने जीत लिया और वो भी भारत 2023 में जीता था और 2024 में भी जीता, यानी वो भी लगातार दूसरी बार जीता भारत ने। तो मतलब भारतीय पुरुष टीम और भारतीय महिला टीम पिछली बार की भी विजेता थी और इस बार भी सक्सेसफुली अपने अपने खिताब को डिफेंड करने में कामयाब रही।
और यहीं पर आयोजित किया गया था मस्कट ओमान में। पहले पुरुष का हुआ, उसके बाद दूसरी बार दूसरे चरण में महिलाओं का हुआ। ठीक है, अगला, भारत की पहली योग नीति किस राज्य में लागू की जाएगी? तो इंडिया की पहली योगा पॉलिसी उत्तराखंड में लॉन्च की जाएगी, लागू की जाएगी। ये घोषणा की है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने। इन्होंने अभी 10वें वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में इसकी जानकारी दी, जो भी मैंने शुरुआत में बताया कि देहरादून में आयोजित हुआ था, देहरादून में, है ना। तो उसमें इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। साथ ही साथ इन्होंने केंद्र से ये रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 2025 में वीजा फ्री यात्रा की शुरुआत की घोषणा की है? तो वीजा फ्री यात्रा 2025 में दोस्तों रूस के द्वारा शुरू किया जाएगा भारत के लिए। भारत के लिए ये अब शुरू करेगा 2025 से, लेकिन 2024 में ही कहीं 2023 से इसने ईरान और रूस के लिए पहले ही शुरू कर दिया था। तो जब से ये रसिया यूक्रेन वार चल रहा है तब से रूस को दुनिया से कट ऑफ करने की कोशिश की गई वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, अमेरिका वगैरह के द्वारा। लेकिन अब रूस जो है ये ब्रिक्स कंट्रीज को कनेक्ट करने में कामयाब रहा है अच्छे तरीके से। अभी ब्रिक्स समिट आयोजित कराया रूस के कजान शहर में, और अब यहाँ भारत को, चाइना को, ईरान को या एशिया के बाकी कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में ये बहुत अच्छे से कामयाब रहा है, उनको एकजुट करने में भी कामयाब रहा है। तो इसी क्रम में भारतीय आराम से हैसल फ्री होकर के रूस यात्रा कर सकें भारतीय पर्यटक, इसके लिए इन्होंने कहा है कि भाई 2025 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एक्सेस कर देंगे। जून 2024 में इसके लिए डील हुई थी, मैंने क्वेश्चन कवर भी कराया था। वैसे भारतीय पासपोर्ट धारकों की बात करें तो आज के टाइम पर 58 देशों के वीजा फ्री एक्सेस के साथ भारत 183वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला, किस मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता? तो दोस्तों राम मंदिर अयोध्या ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा मिला है। ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार की सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण संस्थान है, बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है, इसलिए ये पुरस्कार दिया गया है। 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 34वां व्यास सम्मान 2024 दोस्तों सूर्यबाला जी को प्रदान किया गया। सूर्यबाला आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इन्होंने ये रचना की थी 2018 में इन्होंने एक रचना की थी, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। तो इस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है व्यास से? तो आप बताएंगे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी। 1991 में ही व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन ने करी हुई थी। ठीक है, तो 2018 के इस लेख के लिए, इस रचना के लिए इनको उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान मिला है। 4 लाख की पुरस्कार राशि मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहां पर भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो भारत का पहला भू विज्ञान संग्रहालय ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। तो भू विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, समाधान हैं, वो सब यहाँ पर रहेंगे, और उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगला, उबर ने कहां पर मोटो वुमन बाइक टैक्सी सेवा शुरू की? तो मोटो वुमन बाइक टैक्सी सेवा ये बेंगलुरु में शुरू की गई। जैसे बाइक टैक्सी सेवा के जरिए मेल जो होते हैं वो चलाते हैं बाइक और बाइक टैक्सी के रूप में काम करते हैं, जैसे लखनऊ वगैरह में रैपिडो वगैरह खूब चलती हैं यहाँ पर, ऐसे ही उबर का भी चलता है, ओला का भी चलता है बाइक टैक्सी सेवा। अब इसमें इन्होंने लॉन्च किया है बेंगलुरु में मोटो वुमन बाइक टैक्सी, मतलब यहाँ पर केवल विमेन ही चालक होंगी। ठीक है ना, जो विमेन बाइकर होंगी ये विमेन जो कस्टमर होंगे उनके लिए होंगी। तो महिला सवारियों को महिला ड्राइवरों से जोड़ा गया है। 300 महिला ड्राइवर एक साथ काम कर रही हैं। अभी ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है, आगे ऑल ओवर इंडिया ये इसको एक्सपेंड करेंगे। अगला, हाल ही में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में रिया सीरीज 30 ने कौन सा पदक जीता? तो रिया सीरीज 30 ने जीता है गोल्ड मेडल। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने जीता है, और ये 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में इन्होंने जीता हुआ है। ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? ये प्रतियोगिता दोस्तों नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जीता हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? तो ये बन जाएगा उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अपने विधानसभा में बाकायदे बिल वगैरह ला करके पास करा करके अप्रूवल ले लिया था बहुत पहले ही। इसको लागू ये करेंगे जनवरी 2025 से, मतलब नए साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। ध्यान रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध भारत के किस अनुच्छेद में है, यानी किस अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि अब ये मुद्दा चर्चे में रहने वाला है। ध्यान रहे, यूसीसी जो है ये उत्तराखंड में लागू तो हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों पर ये लागू नहीं होगा, बाकी सब पर लागू होगा। यूसीसी पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप यूसीसी एमजेटी एजुकेशन करके सर्च करेंगे तो वीडियो मिलेगी, उसमें डिटेल से समझाया गया है सब। ठीक है, अगला, भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं राम मोहन राव अमारा। एसबीआई के एक चेयरमैन और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो इन्हीं 4 मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर राम मोहन राव अमारा नियुक्त किए गए हैं 3 वर्षों के लिए। क्यों नियुक्त किए गए हैं? क्योंकि एक पद खाली हो गया था। CS शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये बन गए भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन। तो ये पहले एमडी थे, तो उनका पद खाली हो गया था, तो अब नया नियुक्त किया गया राम मोहन राव अमारा को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और CS शेट्टी जो है इसके नए अध्यक्ष हैं। मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है, ये किस राज्य का है? तो मसाली गांव है दोस्तों गुजरात का, और ये पहला ऐसा बॉर्डर एरिया पर बना सोलर गांव हो गया है, सोलर विलेज हो गया है। बॉर्डर एरिया मतलब जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, पाकिस्तान से 40 किलोमीटर की दूरी स्थित ये गांव है मसाली गांव, गुजरात में स्थित है, बनासकांठा जिले में। ये पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर ऑपरेट करता है, 100% सौर ऊर्जा से चलता है ये गांव। यहाँ पर जितना भी एनर्जी कंज्यूम होता है, जिस भी प्रकार की एनर्जी लगती है, वहां पर सोलर एनर्जी से काम चलता है। अच्छा, भारत का पहला सोलर गांव कौन सा है? क्योंकि ये तो सौर सीमा वाला गांव है, ऐसा गांव जो बॉर्डर एरिया में है, सोलर एनर्जी से चलता है। तो भारत का पहला पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला गांव कौन सा बना था? तो आप बताएंगे मोढेरा गांव। मोढेरा गांव, ठीक है ना। मोढेरा गांव कहाँ का है? ये भी गुजरात का ही है मोढेरा गांव। ये 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला गांव है भारत का। अगला, प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को किस वर्ष के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पंडित स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान दिया मध्य प्रदेश सरकार ने। ध्यान रहे, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कई बार कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, सर्टिफिकेट, साल और श्रीफल दिया जाता है। इस बार के विजेता हैं पंडित स्वप्न चौधरी, 2023 के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अगला, अच्छा एक और सम्मान साथ में दिया गया, ये सम्मान था राजा मान सिंह तोमर सम्मान, और ये सानंद संन्यास नाम की एक संस्था को दिया गया है, जो कि इंदौर की संस्था है। डॉल्फिन परियोजना के तहत किस राज्य में पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई? तो गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है असम में। डॉल्फिन परियोजना के तहत ये किया गया है। डॉल्फिन को ट्रैक करने, उनको देखने के लिए, उनकी काउंटिंग करने के लिए टैगिंग की जा रही है, लेकिन शुरुआत में अभी एक डॉल्फिन है उस पर टैग किया गया है, नर गंगा डॉल्फिन है उसको टैग किया गया है। ये कुल्सी नदी में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है असम। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है गंगा डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेनिस्टा गंगेटिका। इसे अंधी डॉल्फिन और गंगा सुसु या हुहू के नाम से जाना जाता है। अगला, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीत लिया है कैटलीन सैंड्रा नील ने। कैटलीन सैंड्रा नील जो हैं ये भारतीय मूल की हैं, और इन्होंने जीत लिया है मिस इंडिया यूएसए। भारतीय मूल की जो होती हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इसीलिए इसका नाम मिस इंडिया यूएसए है, यानी इंडिया मूल की, इंडियन ओरिजिन की जो यूएसए में रह रही हैं वो। तो इसमें जितने भी होंगे सब भारतीय ही मूल की होंगी। जैसे निराली देसाई ये फर्स्ट रनर अप रही हैं, सेकंड रनर अप माननी पटेल रही हैं। ठीक है, अगला, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक को किस एथलीट के ऊपर लिखा गया है? तो ये पुस्तक दीपा मलिक की आत्मकथा है।
दीपा मलिक दोस्तों एक पैरा एथलीट थी, पैरा एथलीट हैं भी अभी, मतलब कि अब रिटायरमेंट ले ली हैं खेलों से, लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है ब्रिंग इट ऑन, और ये एक दो खेलों में नहीं, कई खेलों में मेडल ला चुकी हैं भारत के लिए। रियो पैरालंपिक में ये सिल्वर मेडल जीती थी, 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं भारत के लिए, और राष्ट्रीय पुरस्कार कई बार इन्होंने जीते हैं। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, भारत का चौथा नागरिक सम्मान। खेल रत्न, खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, खिलाड़ियों को दिया जाता है पुरस्कार, ये सब इसे सम्मानित की जा चुकी हैं। तो हार्पर कॉलिन इंडिया के पब्लिकेशन के मदद में ये ब्रिंग इट ऑन नाम की अपनी आत्मकथा लॉन्च की है। किस राज्य सरकार द्वारा बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की? तो बांग्लार बारी आवास योजना ये शुरू किया पश्चिम बंगाल सरकार ने, नाम से ही स्पष्ट है, बांग्लार बारी आवास योजना। आवास योजना है तो मतलब हाउसिंग स्कीम है, हाउस के लिए है, ये हाउस बनाने के लिए नागरिकों की थोड़ा मदद की जाएगी। तो इसमें कहा जा रहा है 12 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60-60 हजार रुपए की धनराशि स्थानांतरित की गई। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने पहली किस्त के रूप में ये धनराशि डिलीवर की। अगला, हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। इंटर कॉन्टिनेंटल कप एक प्रकार का फुटबॉल टूर्नामेंट है जो बहुत सारे क्लब्स के बीच में खेला जाता है। इसमें रियल मैड्रिड ने पचुका को हरा करके जीता हुआ है, 3-0 से हराकर ये खिताब। रियल मैड्रिड का ये चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब था, चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप। इससे पहले 1960, 1998 और 2002 में ये जीते थे। तो इसका आयोजन कतर में किया गया। मैक्सिकन टीम पचुका को इन्होंने हराया है, रियल मैड्रिड। लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया। ये कितनी बार हरियाणा के सीएम रहे थे? तो साथियों ये 5 बार हरियाणा के सीएम रहे थे। उस दिन डेली करंट अफेयर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 4 बार मैंने बता दिया था, लेकिन 4 बार नहीं रहेगा, 5 बार रहेगा। 5 बार के ये सीएम रहे थे ओम प्रकाश चौटाला जी। हालांकि वो मैंने आर्टिकल दिखाया था तो इसमें 5 टाइम ही लिखा था, ध्यान भी नहीं गया उस टाइम पर। तो ओम प्रकाश चौटाला जी 5 टाइम हरियाणा के सीएम थे। इनका अभी निधन हो चुका है, ठीक है, यहाँ 4 अभी भी लिखा है। 5 बार के सीएम थे, 1989, 1991, 1996, 2002 और 2005 में ये सीएम बने थे। तो इनका गुरुग्राम में अभी हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया। ये पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र थे। तो ये थे साथियों टॉप 30 क्वेश्चन इस सप्ताह से, जिनका आपने रिवीजन किया है शानदार तरीके से। अब हम लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, जैसे ये दिवस और थीम है, इसका रिवीजन आप कर लीजिएगा। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण निधन है और ऑब्ituaries हैं, इनको आप याद रखिए। प्रमुख पुस्तकें जो आई हैं ये सब मिस इंडिया जैसे कॉन्टेस्ट, मिस वर्ल्ड जैसे कॉन्टेस्ट हैं, इनको आप याद रखना। ये सब इवेंट मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पर? या तो आप टेलीग्राम से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो टेलीग्राम ग्रुप से, या तो एमजेटी के ऐप से डाउनलोड कर लिया करो, एमजेटी ऐप से, ठीक है, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लिया करो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।